ये बात करीब साल 2019 की है। एक शादी समारोह में एक लड़की अपनी सहेलियों के साथ जाती है। वहां पर जो खाली टेबल थी, पास में कुर्सियां पड़ी हुई थी, जाकर आराम से बैठ जाते हैं। अभी बैठे ही थे कि एक वहां से बराबर से एक वेटर निकला हो जा रहा था। वेटर एकदम से पास में आता है। आने के बाद वो पूछता है कि मैडम, मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपके लिए कुछ लेके आ सकता हूँ। जब इस तरह की बात थी तो लड़कियां उसे ऑर्डर दे देती हैं। जैसे ही ऑर्डर दिया जाता है, बड़े ही अदब और एहतराम के साथ वही सामान ला रख दिया जाता है। फिर से वेटर वहीं खड़ा था। इसके बाद उनसे फिर से कहा जाता है, जो जो सामान मंगाया जा रहा था, वेटर एक एक सामान को बड़े अदब और एहतराम के साथ लेकर आ रहा था। इसी बीच में उस लड़की ने पूछ लिया कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, तुम्हारा नाम क्या है। लड़का अपना नाम बताता है और जब बात पढ़ाई लिखाई की आती है तो वो शांत हो जाता है। लड़की फिर से पूछती है कि आप कितने पढ़े लिखे हो। लड़का कहता है कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरा सिर्फ नाम लिख सकता हूँ, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं आता। मेरी घर की परिस्थितियाँ ही ऐसी रहीं कि मैं कभी भी स्कूल जा ही नहीं पाया। लड़की को यह बात बड़ी अजीब लगती है। उसने कहा कि तुम्हें देखकर लगता ही नहीं है कि तुम बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हो। लड़का कहता है कि रोज का ही मेरा काम है, लोगों से इसी तरह से बातचीत की जाती है, इस तरह से बात करते हैं, यही समझाया जाता है कि किस तरह से लोगों के साथ पेश आते हैं। यहाँ से इन दोनों की दोस्ती की ऐसी शुरुआत होती है कि एक दूसरे से ये अपने नंबरों का आदान प्रदान कर लेते हैं और जब मौका होता था तब एक दूसरे से बातचीत कर लिया करते थे। और देखते ही देखते कब साल दर साल बीत रहे थे, पता ही नहीं चलता। एक दिन उस लड़की के रिश्ते की बात चलने लगती है और जैसे ही रिश्ते की बात चलने लगती है तो लड़की ने कहा कि मैं एक लड़के से बेइंतहा प्यार करती हूँ, मैं उसी से ही शादी करना चाहती हूँ। घर वालों ने जैसी ये बात सुनी, उन्होंने कहा कि लड़का क्या करता है, कितना पढ़ा लिखा है। तो लड़की बोलती है कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कभी तो मजदूरी कर लेता है, कभी वेटर बन जाता है, और वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, घर की भी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। जबकि लड़की एमकॉम कर रही थी और ये बात जब घर वालों को पता चलती है तो घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये मिसमैच वाला रिश्ता तुमने आखिरकार कैसे तलाश कर लिया। घर वाले तैयार नहीं होते हैं और लड़की की दूसरी जगह शादी कर दी जाती है। जिस दिन वो लड़की दुल्हन बनकर अपनी ससुराल की तरफ विदा हो रही थी, तब वो लड़का भी सामने खड़ा हुआ था। ये देख रहा था कि जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, आज वो विदा हो रही है। और लड़की भी उसे देख रही थी और लड़का भी देख रहा था। यहीं से एक कत्ल की ऐसी इबारत लिखी जाती है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। राजस्थान प्रदेश का जिला है श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर में एक सर्किल पड़ता है अनूपगढ़, और अनूपगढ़ सर्किल क्षेत्र में गांव है रावला, थाना क्षेत्र का चक गांव। दरअसल 30 जनवरी 2026 की रात लगभग 9:35 के आसपास का वक्त हो रहा था। ये एक चक गांव का रहने वाला एक व्यक्ति, इसका नाम तोलाराम होता है। तोलाराम पेशे से डीजे संचालक है, डीजे बजाता है, डीजे का काम करता है। और वो रात में अपने घर वापस लौटकर जब आ रहा था, तब वो 1 KML रोड की तरफ जब जा रहा है तो उसका गांव, उसका जो गांव का सीमाना बोल सकते हैं, या अभी गांव लगभग 200 मीटर की दूरी पर था। रात का वो समय था। अचानक ही जो उसकी गाड़ी है, उस गाड़ी की जो लाइट पड़ती है, एक कुछ उभरती हुई चीज़ों पे पड़ती है। और जैसे वो पास में पहुंचता है तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। एक महिला और एक पुरुष दोनों ही मूर्छित हालत में, यानी कि बेहोशी जैसी हालत में पड़े हुए थे। तुरंत ही वो अपनी गाड़ी से उतरता है। उतरने के बाद उसने अपने मोबाइल की टॉर्च और जलाकर देखता है। जब पास में देखता है तो देखने के बाद उसकी खुद की चीखें निकल जाती हैं। वो भी सोचने पर मजबूर था कि आखिरकार ये हुआ क्या है। दरअसल वो कोई और नहीं थे बल्कि उस व्यक्ति, इनके तोलाराम के पड़ोसी होते हैं। एक का नाम आशीष सांसी होता है, जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास होती है। और आशीष सांसी की नई नवेली दुल्हन होती है, जिसका नाम अंजू उर्फ अंजलि होता है, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास होती है। जैसे ही उसने दोनों को बेहोशी की हालत में देखा, इसके बाद उसने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। उसकी चीखों की आवाज रात में ही गांव तक पहुंच जाती है, और गांव तक जैसे आवाज पहुंचती है तो लोग दौड़ते हुए वही मौके पर आते हैं। और मौके पर आने के बाद जब देखते हैं, देखने के बाद इन दोनों को तत्काल ही उठाकर लेके जाते हैं सीधा हॉस्पिटल। और जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि जो आशीष सांसी है, दरअसल वो तो इस दुनिया में रहा नहीं, यानी कि वो बच नहीं सका, वो मर चुका है। जबकि जो उसकी पत्नी होती है अंजू उर्फ अंजलि, जो नई नवेली दुल्हन होती है, उसकी हालत बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि सर में इसके गंभीर चोटें आई हैं। तत्काल ही उसे बीकानेर रेफर कर दिया जाता है। हायर मेडिकल सेंटर रेफर करने के बाद उसका इलाज शुरू हो जाता है। इसी बीच में जो उस लड़के यानी कि आशीष के चाचा हैं, जिनका नाम वजीर चंद है, वजीर चंद पुलिस को सूचना देते हैं और कहते हैं कि साहब, उनके भतीजे का और भतीजे की जो नई नवेली दुल्हन है उसका रोड पर एक्सीडेंट हो गया है, किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी है, आप आ जाइए। पुलिस आती है। मौके पर आने के बाद अब इस लाश को कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। परिवार वाले, पुलिस वाले सब इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, ये जानने के लिए
लेकिन जो लड़की होती है वो लड़की बेहोशी की हालत में थी, उसका इलाज चल रहा था बीकानेर की तरफ। और ये आशीष के बारे में जब जानकारी जुटाई जाती है तो आशीष दरअसल एक प्राइवेट स्कूल में उसने टीचिंग के तौर पर 3 दिन पहले ही इस घटना से ज्वाइन किया था, और ये जूलॉजी से उसने एमएससी की हुई थी और फिलहाल टीचिंग लाइन में आने के लिए उसने बीएड में एडमिशन ले रखा था। वो बीएड कर रहा था। और पुलिस जब इसके बारे में और जानकारी जुटाती है तो 25 अक्टूबर 2025 को इस लड़के की शादी होती है। और शादी की ये छज जरिया मोहल्ला लगता है, वहां के रहने वाली लड़की होती है, उसी से इसकी शादी होती है। आखिरकार अंजू उर्फ अंजलि जो होती है, इसको 1-2 दिन के बाद जब होश आता है, इससे जब बातचीत की जाती है तो उसने बताया कि रात के लगभग 9 बजे के आसपास खाना खाने के बाद वो अपने पति के साथ टहल रही थी, और टहलते टहलते अचानक ही एक वाहन आता है और वाहन से पति को चोट लग जाती है और उसको भी चोट लगती है। उस वाहन के अंदर से करीब 4 या 5 लोग उतरते हैं और वो मारपीट करना शुरू कर देते हैं। मारपीट करने के साथ साथ ही उसकी जो कानों की बालियां थी उस भी छीन के ले जाते हैं, साथ ही जो पति का मोबाइल था उसको भी छीन के ले जाते हैं, और जो पति ने अंगूठी पहनी हुई थी सोने की उसको भी ले जाते हैं, लूटपाट करते हैं और चले जाते हैं। उसके सर में कोई ऐसी गंभीर चोट लगती जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है, वो भी जमीन पर पड़ी हुई थी। और इसी बीच में जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है, पुलिस इधर जांच पड़ताल कर रही है, उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था। और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो हर कोई हैरान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि जो चोट लगी गई हैं वो रोड एक्सीडेंट की तो बिल्कुल है ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे क्या इस लड़के की हत्या की गई है, लेकिन हत्या क्यों की गई है, किसने की है, बस इसी चीज की जांच पड़ताल में जुटे हुए थे। और बीकानेर के जो हॉस्पिटल जहां पर अंजू उर्फ अंजलि को एडमिट कराया गया था, वहां से भी रिपोर्ट आ जाती है और कहा जाता है कि इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, इसके सर में कोई चोट नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है, कोई परेशानी नहीं है, इसे आप घर ले जा सकते हैं। जब उसे घर लेके आते हैं तभी पुलिस की रडार पर ये लड़की यानी कि अंजू आ जाती है, और अंजू से जब पूछताछ की जाती है तो अंजू ने जैसा पहले बताया था ठीक उसने वैसा ही बताना शुरू कर दिया। आखिरकार अंजू के पास एक मोबाइल होता है, मोबाइल की सीडीआर निकलवाई जाती है। वो सीडीआर से बस यही पता करने की कोशिश कर रहे थे कि अंजू की किस किस से बातचीत होती हैं या नहीं होती हैं, क्योंकि पिछले 1-2 सालों में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं नई नवेली दुल्हनों द्वारा, उससे लेकर ये अंजू भी सस्पेक्ट हो जाती है, शक के दायरे में आ जाती है। जैसे क्या इंदौर शहर के अंदर होता है, जैसे क्या मेरठ शहर के अंदर होता है, नई नवेली दुल्हनों ने ही अपने पति की जिस तरह से हत्या की थी, पुलिस को भी लगता है कि इस प्रकरण की भी जांच कर लेते हैं। हालांकि लूट वाले एंगल की भी जांच पड़ताल कर रहे थे। और जैसी सीडीआर रिपोर्ट आती है, सीडीआर रिपोर्ट से ये पता चलता है संजय उर्फ संजू पुत्र गुलाब चंद निवासी जगदम्बा कॉलोनी श्री गंगानगर का रहने वाला एक लड़का होता है, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है। जब इससे लगातार बातचीत हो रही थी, शादी से पहले भी बहुत सारी बातचीत हो रही थी और शादी के बाद भी लगातार बातचीत का सिलसिला अंजू और संजय का चल रहा था। जब परिवार के लोगों से पूछा जाता है कि ये संजय उर्फ संजू कौन है, तो सबके सब लोग कह देते हैं कि हम इसे नहीं जानते हैं। मायके वाले भी मना कर देते हैं और ससुराल वाले भी मना कर देते हैं। लेकिन पुलिस मौका पाते ही संजय उर्फ संजू को अपनी हिरासत में लेती है, और हिरासत में लेने के बाद आखिरकार उसे डिटेन करना शुरू करती है, उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। वो बताता है करीब 6-7 साल पुरानी बात है, वेटर का काम करता था, लड़की से मुलाकात हो जाती है, और मुलाकात के बाद कब दोनों को प्यार हो जाता है पता ही नहीं चलता। लड़की पढ़ाई कर रही थी, लड़की की पढ़ाई लगातार जारी थी, और इसी बीच में ये दोनों जब मौका मिलता था मिलते थे, बातचीत करते थे। लड़के का कुछ और काम नहीं था, या तो मजदूरी करता था या फिर वेटर का काम किया करता था, और वो लड़की से शादी करना चाहता था। लेकिन लड़की के परिवार वाले शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन उन्हें एक ऐसा रिश्ता मिल जाता है आशीष नाम के लड़के का, और आशीष से जब शादी होती है तो घर वाले जो लड़की के घर वाले होते हैं और आशीष के घर वाले, वो दोनों परिवार एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, पहचानते थे। और इसके बावजूद भी अंजू की शादी अब आशीष से करा दी जाती है। जब घर वालों को इस लड़के के बारे में, संजू के बारे में पता चलता है, तो संजू को लेकर वो तैयार नहीं थे, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था और इस घर में उस लड़के का कुछ मैच भी नहीं था। एक तो वो कमजोर घर से भी होता है, साथ ही वो बेपढ़ा लिखा होता है। आखिरकार शादी तो कर दी जाती है 25 अक्टूबर 2025 को। जब शादी होके आती है तो दुल्हन अपने उस प्रेमी को देख रही थी, लेकिन उसने एक वादा कर दिया था कि तुम बिल्कुल चिंता मत करना, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम दोनों ही एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ जिएंगे, एक दूसरे के साथ मर जाएंगे। इस तरह की बात थी। एक दूसरे से जब वादा कर लेते हैं तो लड़की लगातार अपने प्रेमी से बात करती थी शादी के बाद भी। लेकिन सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात ये थी, ये एक ज्वाइंट फैमिली होती है ससुराल में, परिवार में लगभग 16 सदस्य होते हैं, और वहां जाने के बाद ही उसे पता चलता है कि जो उसका चाचा ससुर को सिर्फ 2 बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है,
और उन्होंने ही अपने बड़े भाई से इस बेटे को, यानी कि आशीष सांसी को गोद लिया था ताकि वो उनकी सेवा कर सके और जो भी उनकी संपत्ति है, जो भी कुछ है, वो उसके हिस्से में आ सके। ये दरअसल जो उसके चाचा होते हैं वो सरकारी टीचर होते हैं और जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, खुशी खुशी शादी करते हैं। जब दुल्हन आती है तो दुल्हन आने के बाद परिवार के 16 सदस्यों का ऐसा ख्याल रखती थी, हर कोई यही कहता था कि बहुत ही सांस्कारिक बहू ढूंढ के लेके आए हैं, किसी को उसके होने से दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जब वो नहीं होती थी उसे याद जरूर करते थे। हालांकि इस बीच में शादी को लगभग 3 महीने के आसपास का वक्त हो जाता है। 3 महीने में वो ससुराल कम और मायके में ज्यादा रहती थी, और जब मायके में ज्यादा रहती थी तभी दोनों की, इनकी प्रेमी और प्रेमिका की आपसे बातचीत होती थी। ये लगभग 16 दिन पहले ही अपनी ससुराल से मायके गई थी और वहां जाने के बाद जब अपने प्रेमी से मुलाकात करती है तो प्रेमी और ये दोनों आपस में तय करते हैं कि आखिरकार इसे रास्ते से कैसे हटाया जाए, ये इसका मर्डर कैसे किया जाए। अब इसी बीच में बातचीत चल रही थी और आखिरकार वो लड़की जब वापस अपने ससुराल आती है तो उसने अपने प्रेमी को पूरी कहानी बताई थी कि हम इसे कैसे मार सकते हैं, क्या रास्ता है, और वो रास्ता बन जाता है। दरअसल इस लड़के की, यानी कि आशीष की आदत होती है रात में खाना खाने के बाद वो टहलने जरूर जाता है। साथ ही जो उसका चचेरा भाई है वो भी अपनी पत्नी के साथ टहलने के लिए जाता है और ये तारीख चुनी जाती है 30 जनवरी 2026 की रात। जैसे ये खाना खाने के बाद ये टहलने के लिए निकले थे, जो चचेरा भाई है वो भी साथ चल रहा था, लेकिन उसने कहा कि अंजू ने अपने पति से कि आज थोड़ा सा हम प्राइवेसी भी चाहते हैं, हम वो लोग बातचीत नहीं कर पाते, उन्हें अलग टहलने दो, हम लोग अलग टहलते हैं। और ये टहलने के लिए गांव से लगभग 200 मीटर दूर निकल जाते हैं। वहां पहले से ही संजय अपने अन्य 2 दोस्तों के साथ इंतजार कर रहा था। एक दोस्त का नाम बादल उर्फ सिद्धार्थ होता है, जो कि जगदम्बा कॉलोनी श्री गंगानगर का रहने वाला होता है। साथ ही रोहित उर्फ रोकी, जो कि सादुल शहर का रहने वाला होता है, जिला चुरू, ये उसी जगह का रहने वाला होता है जिस जगह की अंजू होती है। तीनों मिलकर पहले से इंतजार कर रहे थे, झाड़ियों में छिपे हुए थे। लगभग 9:15 के आसपास का वक्त हो रहा था और इसी बीच में मौका मिलता है और जैसे ही आशीष आता है, आशीष के आने का जो खुद भी साथ में थी, वो लगातार फोन पे संपर्क में थी अपने प्रेमी के और उसे बता देती है कि हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। तभी वो घेराबंदी करने के बाद लाठी और डंडों से आशीष को पीटना शुरू कर देते हैं। आशीष जब गंभीर रूप से घायल हो जाता है तभी सोचते हैं कि इसने मारपीट करने से कोई फायदा नहीं है, मफलर लेते हैं और मफलर से उसका गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। इसी बीच में जब जा रहे थे तो फिर उसके बाद लूट का एक ऐसा स्वांग रचा जाता है, नाटक किया जाता है कि उस लड़के का मोबाइल भी ले जाते हैं आशीष का, उसकी अंगूठी भी निकाल ली जाती है, जो पत्नी होती है उसके कानों की बिछियाँ निकाल ली जाती हैं, पैरों की बिछियाँ, जो भी उसने ज्वेलरी पहनी हुई थी वो सब चीज़ अपने कब्जे में ले लेते हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे जैसे कि यहाँ पर अभी कोई हादसा हुआ है या लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। जब ये लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे थे, नाटक कर रहे थे, तो इसी बीच में डीजे पर काम करने वाला, डीजे चलाने वाला तोलाराम वहां से आ रहा था। जैसे उसके आने की आमद आती है तो तुरंत ही लोग छिप जाते हैं और जो महिला होती है वो बेहोशी का नाटक करके वो भी अपने पति के पास लेटी हुई थी। तोलाराम की सूचना के बाद परिवार वाले आते हैं, पुलिस आती है और पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा जब करती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि नई नवेली दुल्हन ने अपने प्रेमी को पाने के लिए अपने ही पति का हत्या कर दी, कत्ल कर दिया। हालांकि ये चारों गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, जिसमें नई नवेली दुल्हन अंजू उर्फ अंजलि होती है, प्रेमी संजय उर्फ संजू होता है, उसके जो 2 दोस्त होते हैं बादल उर्फ सिद्धार्थ, रोहित उर्फ रोकी, सब गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। पुलिस ने घटनाक्रम का खुलासा किया और जैसे ही लड़के के परिवार वालों को ये बात पता चलती है तो लड़के के परिवार वाले एकदम सदमे में आ जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि अगर शादी करनी ही नहीं थी तो हत्या क्यों की, और शादी नहीं करते तो ज़्यादा ठीक था और हम कहीं और लड़का देख लेते, लेकिन उन्होंने जो किया है अच्छा नहीं किया। अब जो मायके वाले हैं वो भी एक ही बात कर रहे हैं कि लड़की को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और फांसी की सजा का अपने यहाँ क्या प्रावधान है। सालों साल बीत जाते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत दिनों तक ये कहानियां चलती रहती हैं। लेकिन काश घर वालों ने अगर पहले ही इस मामले को गंभीरता से लिया होता और उस लड़की की जो सोच रही थी उसकी बात ही कर देते, जैसे जहाँ चाह रही थी वहां शादी कर देते, कम से कम यहाँ कत्ल तो नहीं होता। इसलिए कोई भी रिश्ता नया बनाने से पहले कई बार सोचना जरूर चाहिए, कहीं ऐसा ना हो आशीष जैसा कोई व्यक्ति या फिर राजा रघुवंशी जैसा व्यक्ति या फिर जो मेरठ का लड़का था, वो ऐसे लोग कहीं किसी की भेंट ना चढ़ जाएं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।